हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया से फुक्सुंदो की मेरी जर्नी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि वहाँ कैसे जाना है, कितना खर्चा होगा, सही मौसम कौन सा है, परमिट, अकोमोडेशन और बाकी दुनिया भर के सवाल। उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप इस जर्नी को एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसा लैंडस्केप है, मैंने जो यात्रा की उसकी क्या कहानी थी, क्या मुझे वो सारे सवालों के जवाब मिले जो आप लोग मुझसे पूछते हैं मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे। 2024 के मई की छुट्टियों में मैंने और मेरे एक दोस्त ने प्लान किया कि हमें फुक्सुंदो चलना है। तो उसके लिए हमने एक बाइक का इंतज़ाम किया। मेरा होम टाउन बहराइच है, तो हमारे घर से नेपाल बॉर्डर 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आपको फुक्सुंदो पहुंचना है तो आप भी वहीं से, यानी कि नेपालगंज या कोहलपुर से ही जाते हैं। अगर आप काठमांडू से भी आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं नेपाल के किसी हिस्से से, आपको कोहलपुर आना ही पड़ता है डोलपा जाने के लिए। तो हमारे लिए आसान था, हम वहाँ पहुँचे। हम सुबह 6 बजे बॉर्डर पे पहुँचे। इससे पहले मैं बता दूं, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हमारी इन्फॉर्मेशन भी आधी थी। हमें ये नहीं मालूम था कि पहुंचने में कितना दिन लगेगा, रोड्स की कंडीशन क्या है। तो हमें लगा कि एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन घूमना, 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम। तो हम इस उम्मीद से निकले थे कि 3 से 4 दिन में हम पूरा ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस करीब 250 किलोमीटर था। तो दिन भर में 250 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पे चलना मुझे लगा कि इजी है, चल सकते हैं। पर जैसे ही हम बॉर्डर पे पहुंचे तो नेपाली आर्मी के जो लोग थे उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में ही आपको 2 दिन लगेगा, आने में 2 दिन लगेगा। और ट्रैक के बारे में सबको नहीं जानकारी थी, तो किसी ने कुछ कहा कि मोटा मोटा आपको 5-6 दिन लगना है। अब क्योंकि हमारा बजट भी नहीं था, हमने उतनी तैयारी नहीं की थी, उतने कपड़े भी नहीं कैरी किए थे और घर वालों को भी नहीं बताया था कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो हम झिझकते हुए थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और ये 7 दिन का हमने भंसार ले लिया बाइक का। नेपाल जाने के लिए जो पहला दिन था, हमने नेपाल में एंट्री की रुपैडिया बॉर्डर से। और जैसा कि मैप में आपको दिख रहा है, उन रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़े। शुरुआत की हमने नेपाल बॉर्डर में एंट्री से। तो हमने रुपैडिया बॉर्डर पे एंट्री ली, जो भंसार बनवाया, जो कि परमिट होती है, 7 दिनों का परमिट लिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। ये जो आप दिख रहा है, ये है बबई बाजार। ये चिंचू से पहले पड़ता है और ये बबई नदी क्रॉस कर रहे हैं हम। यहाँ तक नेपाल का रास्ता बहुत अच्छा है, प्लेन रास्ते हैं। फिर ये हम भेरी नदी के किनारे होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आपको दिख रहा है, भेरी नदी का पुल है। तो इस तरह से हम चल रहे थे, यहाँ तक रास्ते बहुत अच्छे थे। फिर हम पहुँचते हैं जाजरकोट। ये जाजरकोट से एक होटल से बाहर से भेरी नदी दिख रही है, जो बहुत ही अच्छा एक कैनियन टाइप का उसका शेप बना हुआ है। तो बहुत अच्छा व्यू था। फिर उस रात हम पहुँचे राड़ी बाजार। फिर आता है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन। राड़ी बाजार में रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, पूरी रात लाइट नहीं आई। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल चुका हूँ आपको कि हमने कोई भी नेपाली सिम नहीं लिया था। नेपाल में जाने पे हमें ये पता चला कि हमको जगह जगह वाईफाई मिल जा रहा था। तो नेपाल में ये अच्छी बात है कि आप किसी भी छोटी से छोटी दुकान, जहाँ बाइक रिपेयरिंग होती हो या छोटा चाय की टपरी हो, वहाँ पर भी आपको वाईफाई मिल जाता है। तो हम इस भरोसे से आगे चलते गए कि जहाँ भी मिलेगा हम वाईफाई कनेक्ट करके अपने घर पे बात मैसेज पास कर देंगे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, और फिर दिन भर हम अपना ट्रैवल कर सकते थे। तो हमने सिम नहीं लिया। और सच बताएं तो पूरी ट्रिप में हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि लाइट नहीं थी, इसलिए वाईफाई भी नहीं मिला। तो हम रात को भी ये नहीं बता पाए कि हम कहाँ पहुँचे। सुबह भी हम ये नहीं बता पाए कि हम कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ निकलने वाले हैं। तो हमने थोड़ा देर से निकलना शुरू किया और करीब 9 बजे के आसपास लाइट आई, हमें वाईफाई मिला। तो हमने घर पे अपने अपने घर पे मैं और मेरे दोस्त ने कॉल किया कि हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग आगे जा रहे हैं। किसी को ये आइडिया नहीं था हम कहाँ पे हैं। गूगल मैप पे हमने लोकेशन ज़रूर शेयर कर दी थी।
फिर हम सुबह करीब 9:30 बजे वहाँ से आगे बढ़े। हमने फिर से नेपाल में टंकी फुल कराई बाइक की और फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद हमें जाना है राड़ी से दुनई, यानी कि डोलपा जिले के जिला मुख्यालय, जो कि इसका नाम दुनई है, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो ज़्यादा दूरी नहीं है, उसमें शायद 90 किलोमीटर है, मुझे जो ठीक अंदाज़ा है वो। पर वो 90 किलोमीटर मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 90 किलोमीटर थे। वो रास्ता इतना ख़राब है कि वैसा रास्ता मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है कि पहाड़ को काट के और बिना उसे लेवल किए छोड़ दिया गया। उस पर केवल 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी गाड़ियाँ। ट्रैक्टर भी 4x4 ही चलते थे, और बाइक्स क्योंकि हल्की होती हैं तो बाइक निकल जाती हैं। लेकिन उन बाइक्स को कई जगह वाटर क्रॉसिंग या ज़्यादा पानी पार करने के लिए पैदल रास्ता जो बना होता है उनमें से हमें बाइक निकालना पड़ता है, जो कि झूला पुल या झुलुंगी पुल होते हैं, आप वीडियोस देखेंगे आगे। वैसे हमने पार किया। हमने इतने खराब रास्तों पे बाइक चलाई, कभी कभी लगता था कि बाइक खराब ना हो जाए, और हुई भी है। खैर, हम आगे बढ़े और शाम को अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले हम दुनई पहुंचे। दुनई पहुंचने से पहले एक जगह पड़ती है त्रिपुरा कोट, जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत है। वो बिल्कुल लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट का लैंडस्केप है। सूखा बालू, मतलब मिट्टी के पहाड़, दूर ऊपर थोड़ी सी बर्फ गिरी हुई थी पहाड़ों के टॉप पे, और वहाँ खड़े हो के हम इंसान बहुत अदना सा लगता है। तो वो नज़ारा बहुत अच्छा था। फिर खैर हम कैसे भी शाम को पहुँचे, एक होटल में रुके, खाना खाया, नदी के किनारे थोड़ी देर बैठे, और आगे कैसे जाना है उसके बारे में वहाँ लोकल लोग जो थोड़ी बहुत हिंदी समझ रहे थे उनसे पूछा, तो लोगों ने बताया कि आपको अभी और 4 दिन लगेंगे। हमने ये नहीं सोचा था, हमें था कि 7 दिन तो हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, हमें मुश्किल से ट्रैक करने में 2 दिन लगेगा, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में। पर जब लोगों ने कहा कि 4 दिन आपको ट्रैक में लगेगा, यानी 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, तो फिर हमें सेल्फ डाउट हुआ। हमें लगा कि नहीं, अब रहने देते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाते। अब हम तीसरे दिन पे थे। तीसरे दिन की सुबह हमें ट्रैक करना था। हमने होटल से अपना सामान निकाला और हम जिस जगह पे हमें ट्रैक शुरू करना था वो जगह का नाम सुलीगाड चेक पॉइंट है। वहाँ नेपाली आर्मी का पोस्ट है। तो वहीं से फोक्सोंदो नेशनल पार्क का एरिया शुरू होता है। वहाँ हमने बाइक लगाई, अपने सामान अपने पीठ पे टांगे और आगे की तरफ चले। सुलीगाड चेक पॉइंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट चलने के बाद हमें वो गेट मिलता है नेशनल पार्क एंट्री का, जहाँ से हमें टिकट लेना होता है। वहाँ से हमने टिकट लिया और वहाँ नेपाल के लोगों के लिए टिकट 100 रुपये का नेपाली, इंडिया और बाकी सार्क कंट्री के जो देश हैं उन सभी के लिए 1500 नेपाली टिकट था, और बाकी विदेशियों के लिए 3500 नेपाली रुपए एंट्री फीस थी। हम सुबह सुबह एक्साइटेड थे। एंट्री पॉइंट पे हमने टिकट लिया और हमने हल्का नाश्ता किया। हम करीब 1 घंटे चले होंगे। उसके बाद जो खूबसूरती हमें दिखी नेपाल में, हम सबसे पहले ही थे। सुबह 7:30 बजे का समय था। हम पहले नाश्ता करके सबसे आगे बढ़ गए, और उस दिन बहुत लोग नहीं जा रहे थे। वैसे भी उस ट्रैक पे बहुत भीड़ तब तो नहीं होती थी। पूरे दिन में 8 टूरिस्ट जा रहे थे। 6 लोग टीम काठमांडू से एक बैच आया हुआ था कुछ दोस्तों का, और हम 2 लोग इंडिया से। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब हम गए थे तो लोगों ने कहा कि इंडिया से अभी तक यहाँ कोई नहीं आता है। हालांकि हो सकता है उन्हें ठीक से पता ना हो, लेकिन कुछ लोग तो जाहिर सी बात है गए ही होंगे। पर हम उन रेयर लोगों में से थे जो नेपाल गए थे इंडिया से, और वो लोग इस बात को जान के बहुत खुश भी हुए कि इंडिया से भी लोग अब आने लगे हैं, इस जगह को लोग पहचानने लगे हैं। हम वहाँ से गए। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद हमें एक जगह मिली जिसका नाम था सुनीता होटल, और उसके 2 घंटे चलने के बाद हमें
सांगता पड़ने वाला था। तो उस पूरे रास्ते पे जब ट्रैक शुरू होता है तो कोई माइलस्टोन नहीं है, कहीं डिस्टेंस नहीं लिखा, और इवन शुरू में काफ़ी टाइम तक, दोपहर तक, जब तक आप नहीं पहुंचते रियाची, तब तक कोई साइन बोर्ड आपको दिखता भी नहीं है। तो बस आपको लोगों से पूछते जाना है। 2 घंटे चलने के बाद आपको कुछ घर दिखते हैं, तो बीच में कुछ भी नहीं दिखता, पूरा खाली सुनसान पहाड़, बगल में बहती तेज गरजती हुई नदी और पतले संकरे रास्ते। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़े और उस दिन जैसे ही हम सुनीता होटल पहुंचे, सुनीता होटल को पार किया, एक नदी थी, सॉरी, नदी के ऊपर, नदी के किनारे तो हम चल ही रहे थे, नदी के साइड से एक पुल था, पुल को पार करके दूसरी तरफ जब गए तो अभी तक हम नदी के दाहिनी तरफ चल रहे थे, नदी के जब बाईं ओर गए तो धूप तेज हो गई। सुबह करीब 10 बजने लगे थे, 10 साढ़े 10। सूरज बिल्कुल ऊपर था, बहुत तेज चिलचिलाती धूप थी और ठंड थोड़ी बहुत लग रही थी, पर धूप से सब परेशान थे। हम लोग ने खाना भी ठीक ही ठाक खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। अब वहाँ पे मेरे दोस्त ने कहा अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। वो ये जगह थी जब हम बैठ के आधे घंटे हमने ये डिसाइड किया कि करना क्या है। उसको थकान लग रही थी, वो चल नहीं पा रहा था, और मेरे मन में ये आ रहा था कि इतनी पास तक आकर वापस जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कई डाउट थे। एक तो था कि थकान लग रही है, दूसरा था कि पैसे शायद कम पड़ेंगे हमारे, क्योंकि हम पैसे बीच बीच में थोड़े थोड़े करके चेंज करा रहे थे। अब ये वो जगह आ गई थी कि लोग इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें जो नेपाली रुपीज़ हमने चेंज कराए थे थोड़े बहुत राड़ी में, उससे ही काम चलाना था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि देखो भाई, हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं, अब वापस जाने में और फिर वापस आने में कोई, हमें नहीं पता हम वापस कब आएंगे। यहाँ तक आ चुके हैं तो कोशिश कर लेते हैं, चल के देख लेते हैं। पर वो तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम वापस जाओ, आराम से शाम तक जहाँ से हम चले थे वहाँ पहुँच जाओ, उसी होटल में स्टे करो, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 दिन में वापस आ जाऊँ। जो लोगों ने कहा था कि रास्ता 4 दिन का है, उसको मैं 3 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा, मैं तेज़ चल लूँगा। फिर इस बात हम एग्री किए और हमने सामान थोड़ा थोड़ा बांटा। मैंने कुछ कैश ज़्यादा ले लिया क्योंकि मुझे आगे का रास्ता अनसर्टेन था, पता नहीं था कितना खर्चा होने वाला है। मैंने कुछ पैसे लिए और फिर मैं आगे चल पड़ा। उस जगह के बाद जो लैंडस्केप रियल में शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था। हेलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ शेफोक सुंदो लेक, नेपाल में। और सुबह 7 बजे से पैदल चलना शुरू किया था। 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी पूरा दिन चलना है, अगले दिन पहुँचूंगा मैं। पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। सुबह से चल रहा हूँ मैं और मेरे साथ अभी कोई नहीं है। मेरा दोस्त था, वो आधे रास्ते से लौट गया, मैं अकेले जा रहा हूँ। करीब पीछे एंट्री पॉइंट से मैं ही सबसे पहले आया था। पीछे कुछ लोग हैं, अभी वो 2-3 किलोमीटर और पीछे है, मेरे आगे कोई नहीं है। कुछ जानवर, गाय वाय चलती हुई दिख रही हैं। तो बाकी मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते पे। और ये जगह बिल्कुल इतनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी और ही दुनिया में हूँ। और उसके बाद करीब मैं 2 घंटे चला हूँ पैदल, तो मुझे एक जगह सांगता करके एक होटल है, होटल ही है, वो जगह भी है, और कुछ था भी नहीं। वहाँ रुका, नींबू पानी पिया, मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा था, धूप बहुत तेज़ थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था, और वहाँ की धूप में टैनिंग बहुत होती है। तो नेपाल आप जब जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छे से कवर करके जाइए खुद को। सांगता से 2 घंटे लगातार चढ़ाई करने के बाद मैं पहुंचा हूँ छेपका। और छेपका एक गांव है जहाँ कुछ घर मिलेंगे आपको, कुछ खाने पीने का मिलेगा, और बीच में स्टे कर सकते हैं आप, वहाँ होटल भी है। तो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं इस ट्रिप के आइटनरी में कि आप एक दिन
सुलीघाट से चल के छेपका जाइए और छेपका में स्टे करिए और अगले दिन वहाँ से शुरू करिए। हाँ तो गाइस, दोपहर के 2 बजे मैं छेपका था और वहाँ से जो अगला पड़ाव था वो था रियाची, जो कि वहाँ से 4 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने छेपका से चलना शुरू किया और उसके बाद ठंड बहुत बढ़ गई थी, रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। पर किस्मत से मुझे एक नेपाली सज्जन मिले जो कि त्रिपुरा सुंदरी के थे, त्रिपुरा कोट के, और वो आगे जा रहे थे यारसा गुम्बा लाने के लिए। तो वो थोड़ा आगे चल रहे थे पर उनको मैं दूर से फॉलो कर रहा था। तो बीच में हम मिले भी, एक जगह रुके और हमने वो चाव चाव खाया, फिर हम साथ में आगे बढ़े और अंधेरा होने तक लगभग हम वो आगे चले गए और मैं रियाची पहुंच गया। रियाची में वो किसी और घर में रुके और मैं किसी एक होटल में स्टे किया मैंने। वहाँ पहुँचने के बाद मैं बहुत थक चुका था, बहुत ठंड लग रही थी, साथ ही गर्मी की वजह से पसीना भी हो रहा था और मेरी थोड़ी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही थी। तो मुझे लग रहा था मुझे फीवर जैसा हो गया है। मैंने बुखार की दवा ली और खाया और उसके बाद खाना खा के सो गया। रियाची में रुकने के बाद रात में मैं जिस होटल में रुका था, होटल पाहुना घर, वो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे एक फैमिली है, वो होटल चलाती है और आज भी मुझे याद है कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, वही सारा वहाँ पे कामकाज देख रही थी होटल का और बहुत हेल्पफुल थे सभी लोग, बहुत हंसमुख थे। सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं इंडिया से आया हूँ। कोई हिंदी नहीं समझ रहा था पर वो छोटी बच्ची है, वो पास के एक तिब्बती स्कूल में पढ़ती थी तो उसको हिंदी आती है और वो थोड़ा बहुत टीवी और इंटरनेट का एक्सेस की वजह से वो हिंदी फिल्में और गाने वो लोग सुनते थे तो उनको समझ में आता था। तो मुझे भी उस लड़की से ही केवल बात हो पा रही थी और कोई नहीं समझने वाला था हिंदी। जो लोग थोड़ा समझने वाले थे वो सब यारसा गुम्बा लाने ऊपर जा चुके थे, मतलब पहाड़ियों में। अगले दिन सुबह फोकसुंदो के लिए, फोकसुंदो वहाँ से करीब 5 से 6 घंटे का रास्ता था। तो मैं सुबह 8 बजे निकल गया और अकेले ही निकला, जाहिर सी बात है कि ट्रैकिंग शुरू किया है मैंने अभी 8 बजे और मेरे साथ एक कुत्ता है। पूरे रास्ता पे मैं अकेले था, इसने मुझे लकीली ज्वाइन कर लिया, तो विच इज़ अ बिग हेल्प फॉर मी। और देखते कहाँ तक जाता है। लोगों के हिसाब से अभी 4 घंटे चल रहा है, 8 बज रहे हैं, तो मैं 12 बजे दोपहर तक पहुँचूँगा श्री फोकसुंदो लेक। फिर वो 2 घंटे के बाद फिर एक जगह टापरीजा आया। टापरीजा में एक स्कूल है, छोटा सा गांव है, कुछ घर है और वहाँ पे वो कुत्ता वहीं पे रुक जाता है। फिर मैं आगे अकेले चलना शुरू करता हूँ। पिछले 1-1.5 घंटे से चल रहा हूँ मैं और इस जंगल में पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं था, तो अकेले ही मैं निकल पड़ा। बीच में मुझे मेरा दोस्त है, इसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये पिछले 1 घंटे से मेरे साथ चल रहा है और बहुत अच्छा कंपेनियन है। जगह जगह रुक जा रहा है, मुझे देख रहा है कि मैं आया कि नहीं, पर आसपास का मुआयना कर रहा है। श्री फोकसुंदो लेक यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता हो रहा है और मैं बीच में एक पहाड़ी पे बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छी जगह है, एक कॉर्नर है व्यू पॉइंट जैसा, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है। ये देख। फिर जो रास्ता आता है वो इस पूरे ट्रैक का सबसे प्रीमियम पैकेज है। मतलब वो रास्ता एडवेंचरस है, खड़ी चढ़ाई है, आपको लगातार एलिवेशन पे ऊपर जाते रहना है पहाड़ी पे, और उसके बाद बहुत पतले पतले नैरो और एडवेंचरस, और जिसे लिटरल मीनिंग में कहते हैं क्लिफ्स, पहाड़ों की, उसके किनारे आपको चलना है। और बहुत शानदार रास्ता। और अब सोचिए कि आप सुबह के 9 बजे 10 बजे अकेले, सुनसान, आगे नहीं पीछे कोई नहीं, और ऐसे पहाड़ी रास्तों पे आप चल रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। तो मैं आज भी उस फीलिंग को सोच के बहुत खुश हो जाता हूँ। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। और जाहिर सी बात है, जो इस तरह के रास्तों पे जो गया होगा, जिसने ट्रैक किया होगा, उसको ज़रूर पता होगा
कि सोलो ट्रैकिंग का फ़ायदा क्या होता है और उसका अपना मज़ा है। फिर उसमें आता है एक पैच जो कि बहुत नैरो है, जिसमें झरना दिखता है, जिसमें फुक्सुंदो झरना जो मेन अट्रैक्शन है उस झील पे और उस पूरे ट्रैक का, एक बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए डबल स्टोरी झरना है। करीब, अब मैं अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि 100 मीटर की हाइट रही होगी। पानी उसका ऐसे गिरता है, फिर उसके बाद ऐसे गिरता है और दूर से दिखता है कॉर्नर से, और उसकी गरजने की आवाज़ जो है पूरी वैली में फैल जाती है। तो झरना जो वाटरफॉल है उसके साइड से जो रास्ता जाता है वो बहुत ही डेंजरस है। उस पर साइन बोर्ड भी है, उस पर लिखा हुआ है कि डेंजर वे, वॉक स्लोली। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, दिखेगा। तो वहाँ से हम जाते हैं और उसके बाद वो पैच आपने पार कर लिया, फिर है प्लेन, एकदम प्लेन। आप आधे घंटे चलते हैं और रिंगमो गांव आता है। रिंगमो पहुँचते पहुँचते मुझे दोपहर के 12:30 हो गए थे और मैं थकान और भूख से चूर हो गया था। मुझे चला नहीं जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर कैसे भी मैं रिंगमो पहुँचा। ऐसा लग रहा था कि शरीर से जान चली गई है, आंतें चिपक गई हैं, क्योंकि पेट खाली था। आप कभी ये गलती मत करिए। आप जब भी पहाड़ों में जाइए, खाना, कुछ भी खाने का चीज़, सामान और पानी ज़रूर साथ में रखिए। मेरे पास खाना कुछ भी नहीं था। एक पैकेट, छोटा पैकेट बिस्किट था, वो ख़त्म हो चुका था। पानी ख़त्म हो चुका था और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं पहले रिंगमो जाता हूँ। मुझसे बोला नहीं जा रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा किसी से, ये खाना मिलेगा? तो लोगों ने कहा कि हाँ, किसी एक घर था, उन्होंने गर्म पानी दिया, खाना दिया। वहाँ 450 रुपये का थाली मिलता है, जिसमें सिंपल दाल, चावल, सब्जी और अचार। पूरे नेपाल का प्रॉपर खाना का मतलब यही है। खाने का मतलब चावल, साथ में मिलेगा आपको दाल, एक सब्जी और चटनी। वो खाया, आधे घंटे रेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं गया फोक्सुंदो। वहाँ से रिंगमो गांव से 10 मिनट की वॉक पे फोक्सुंदो लेक आपको दिखाई देती है और आप वहाँ पे जाके आपका ट्रैक ख़त्म होता है। हेलो गाइस, आज 4 दिन की यात्रा के बाद, 2 दिन बाइक राइड और करीब 1.5 दिन पैदल चलने के बाद आज मैं फाइनली पहुंच गया हूं शे फोक्सुंदो लेक। इस लेक के बारे में जितना सुना था, ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आने के बाद 2 दिन की थकान पूरी उतर गई देख के, और मैंने थोड़ा सा और हिम्मत करते हुए इस लेक में नहा भी लिया। पानी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि समझ लीजिए कि आप आइस बात ले रहे हैं। फिर भी नहाया, 4-5 डुबकी लगाई और उसके बाद तो जो बची हुई थकान थी वो भी चली गई। इस जगह को देख कर मैं निशब्द हूँ। हाँ, नहाने के बाद फिर से 5 घंटे पैदल चलना है मुझे। 5 घंटे नहीं, 4 घंटे, मतलब देखता हूँ शाम होने से पहले। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज 28 मई है, 2:40 हो रहा है और मुझे 7 बजे तक, अंधेरा होने से पहले तक, रियाची, जहाँ से मैं सुबह निकला था, वहाँ तक वापस पहुँचना है। 7 दिन का परमिट लेकर मैं नेपाल आया था, 4था दिन आज है। अगले 3 दिन में वापस मुझे पहुँचना है इंडिया। आज के दिन पर मैं हूँ और इधर 5 लोग, 6 टूरिस्ट हैं। इंडिया से मैं हूँ, बाकी 5 लोग काठमांडू से। फिर आप चाहें तो ट्रैक लेक के किनारे व्यू पॉइंट पे 2 व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं और फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। पर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी अपने पूरे ट्रिप के 4थे दिन पे था और मुझे अगले 3 दिन में वापस नेपाल बॉर्डर के बाहर जाना था, यानी इंडिया में एंट्री करनी थी। तो मैं वहाँ करीब 2 घंटे रुका फोक्सुंदो झील के किनारे और मैंने फ़ोटोज़ लिए। तब तक वो जो
5-6 लोग का ग्रुप आ रहा था नेपाली लोगों का, काठमांडू से। वो पहुंचा और वो उनसे मैंने कहा कि आप मेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाल दीजिए। उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ निकाली, मैंने खुद सेल्फी ली, कुछ वीडियोस बनाए, पानी में पैर डाल के बैठा, कोई नहीं था तो नहाया भी। हालांकि आपको नहाना नहीं चाहिए, वहाँ पे लिखा है कि वो पानी स्नान के लिए नहीं है, मैंने देखा नहीं था, नहाने के बाद पता चला। और उस पानी में नहाने के बाद पूरी 3-4 दिन की जो थकान थी वो गायब हो गई। सन्नाटा था, बहुत शांति थी, मैं बहुत आत्मसंतुष्ट था, खुश था और उस मानसिक अवस्था में था कि मैं मतलब उसको बता नहीं सकता, मैं इजहार नहीं कर सकता था, मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था कि मैं जिस मेहनत से और जिस 4 दिन के ट्रैक से और बिना किसी गाइड, बिना किसी जानकारी के मैंने कर लिया फाइनली। और उसके बाद जो फीलिंग आ रही थी, अब दोस्तों के साथ होते हैं तो आप शेयर करते हैं, आप खुश होते हैं, आप चिल्लाते हैं, जो भी करते हैं। पर क्योंकि मैं अकेले ही था, उस बड़े से पानी के किनारे मैं अकेले बैठा हूँ, खुद से ही बातें कर रहा हूँ, खुद में खुशी महसूस कर रहा हूँ। और वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सेटिस्फाइंग था। ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया है। और उसके बाद खैर 2 घंटे मैं वहाँ पे था और 3:30 बजे के आसपास मैं वापस चलना शुरू करता हूँ और फिर ढलान से मैं रियाची आ जाता हूँ। और अगले दिन रियाची से सुबह चलता हूँ, दोपहर 3-3:30 बजे तक मैं वापस सुली घाट, जहाँ से मैंने ट्रैक शुरू किया था, वहाँ आ गया था। बीच में जहाँ नेटवर्क्स आते थे मैं अपने दोस्त को बता देता था कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने शेयर किए उससे और अपने घर वालों को भेजी, ताकि लोगों को ये पता रहे कि मैं हाँ आज की रात यहाँ रुका हूँ, आज यहाँ रुका हूँ। और खैर उसके बाद हम जब वापस लौट रहे थे तो उसकी अपनी एडवेंचर की कहानी है। खैर तो इस वीडियो में बस मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी जर्नी कैसे थी, कैसे हमने शुरू किया, कैसे पहुँचे। और फुटेजेस आप तो थ्रू आउट द वीडियो आप देख रहे हैं। ट्रिप के जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे बजट क्या होगा, मौसम कौन सा है, ये अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को डिटेल में देखिए, आपको सारे आपके जहाँ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस ये ध्यान रखिए कि प्रिपेयर होके जाइए, अच्छे से वॉकिंग या रनिंग करके जाइए ताकि स्टेमिना अच्छी रहे। धीरे धीरे चलना है ट्रैक पे, आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसका ध्यान रखते हुए जाइए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।